जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास में फिर हैं और कल जो है वो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक यूनिट मास यूनिट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमने कहा था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आज हमने पढ़ना था। तो हमने कहा था कि कंपाउंड्स जो हैं वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से, और जो है केमिकल फार्मूला जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब आज जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला बताने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, या इसको सिंपलेस्ट फार्मूला भी बोलते हैं हम। तो बिटवीन एटम्स जो है ना, यानी एटम्स के दरमियान ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है। जैसे देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 1 में बेंजीन लिखा हुआ है। बेंजीन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ठीक है। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर अगर कोई आपसे कहता है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो दोनों के 6 6 कैंसिल हो गए। अब कार्बन का भी 1 बचा और हाइड्रोजन का भी 1 बचा। तो हम कहेंगे कि जो सिंपलेस्ट रेशियो है हाइड्रोजन और कार्बन का, वो 1:1 आया है। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका CH होगा, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो हम सिर्फ CH लिख देंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला था। एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला शोइंग मैक्सिमम रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो मिनिमम यानी कम से कम रिलेटिव नंबर्स जो होते हैं, यानी उससे कम हो नहीं सकता, ठीक है। तो हर एटम का जो मिनिमम रिलेटिव नंबर है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी केमिकल फार्मूला के अंदर जो है जो बताता है फार्मूला, वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे मैंने बेंजीन का कहा कि C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर कोई ये कहता है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो हम 6 और 6 को कैंसिल कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। इससे ज़्यादा छोटा नंबर हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा मिनिमम नंबर हो नहीं सकता, तो हम इसको CH बोल देंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं। एम्पेरिकल फार्मूला शोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, रेशियो तो सबको पता ही होता है। 6:6 का मतलब ये है कि 6/6, ठीक है। 1:1 का मतलब है 1/1, ये सबको पता है। एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होते हैं मॉलिक्यूल में, एम्पेरिकल फार्मूला वो नहीं बताता। अब जैसे C6H6 में जो एक्चुअल नंबर है वो 6 और 6 है, एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअल नहीं बता रहा, बल्कि वो बता रहा है इसका जो सिंपलेस्ट और मिनिमम रिलेटिव नंबर्स होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो बता रहे हैं या मिनिमम रिलेटिव नंबर जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, एम्पेरिकल फार्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। एम्पेरिकल फार्मूला हमें ये बात बताता है कि कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स इसमें फार्मूले में या मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। For example, benzene has molecular formula C6H6, which has simplest ratio of hydrogen and carbon is 1:1. So the empirical formula becomes CH. ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। सेकेंड है, ग्लूकोज हैज़ मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6। अब देखें 6 का टेबल अगर हम देखते हैं ना, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, तो 1 2 1 आ जाएगा। तो कार्बन तो हो गया 1, हाइड्रोजन का हम लिख देंगे 2, और ऑक्सीजन का हो गया 1, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है, इससे कम हो नहीं सकता, ठीक है। इट शोज़ द रेशियो एज फॉलोज़। ये रेशियो नीचे करके दिखाया है कि किस तरीके से रेशियो को हमने 6 के टेबल से किस तरीके से कटिंग की और किस तरीके से फिर हमने एटम्स को लिखा है, ठीक है। सो द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O एंड हैव सिंपल रेशियो 1:2:1। तो सिंपल रेशियो क्या बन रहा है, कार्बन का 1 आ गया, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर जो ये एम्पेरिकल फार्मूला इसका बन गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, जो फार्मूला होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला।
The molecular formula is the formula which shows actual number of atoms of each element present in a molecule. ये हमें actual number बताता है, यानी molecule के अंदर जितने atoms मौजूद हैं उसके बारे में बताएगा। Molecular formula is derived from empirical formula. Molecular formula कहाँ से निकला है? Empirical formula ही से निकला है, ठीक है। ड्राइव्ड यानी कि किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकलती है उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड। मॉलिकुलर फॉर्मूला मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट्स ऑफ इट्स एटम्स। अब कोई अगर ये कहता है कि भाई मॉलिकुलर फॉर्मूला मास जो है मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक वेट्स को लिखेंगे और सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिकुलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का जो है वो हो सकता है कि सेम हो, ठीक है, या हो सकता है कि मल्टीपल हो एम्पेरिकल फार्मूला, यानी मल्टीपल का मतलब जो एम्पेरिकल फार्मूला है तो उसको मल्टीप्लाई करके जो है मॉलिकुलर फार्मूला बन सकता है। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला जो है ये हमारे पास 1:2:1 है ना, CH2O, ये ग्लूकोज का ऊपर देख लें, एम्पेरिकल फार्मूला में देख लें CH2O है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जो है C6H12O6 कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मॉलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 which have 6 carbon and 6 hydrogen. Molecular formula is an integral multiple 1 2 3 etc. of the empirical formula. ठीक है, अब इसका बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और इसके अंदर एक्चुअल एटम्स भी बता रहे हैं कि कार्बन के एटम 6 हैं और हाइड्रोजन के एटम भी 6 हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना नीचे दी हुई है, मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला ब्रैकेट क्लोज एन, वेयर एन इज़ द 1 2 3 जो भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, जो नंबर है वो है। ये बेसिकली मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का रेशियो वो है, रेशियो कह रही हूँ, रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है इसके अंदर बुक के अंदर कि क्या रिलेशन है इसका ना, तो ये रिलेशन इसका इस तरीके से है, ठीक है। पहली बात तो में लिखेंगे कि मॉलिकुलर फार्मूला जो इस ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला, और इस तरीके से ये रिलेट करता है, इस इक्वेशन को हम दिखाएंगे। अच्छा, सम कंपाउंड्स विद एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, ये आपके ब्लैंक्स में आ सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 एम्पेरिकल फार्मूला है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिकुलर फार्मूला है CO2 है, यानी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, यानी 1:2। अब 1 और 2 तो कैंसिल नहीं हो सकते ना, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी वही होगा, ठीक। ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर फार्मूला है C6H12O6, तो ये कैंसिल हो सकता है, 6 1 6 6 2 12 6 1 6, तो ये CH2O इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, अब 2 1 2 2 1 2, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, HO इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। बेंजीन C6H6 और 6 1 6 6 1 6 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास CH आ गया। अब देखिए नीचे ये जो एसिटिक एसिड है ना, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये CH2 कैसे आ गया, तो देखें इसको पहले तो कंडेंस फॉर्म में करते हैं, कॉम्प्रेस्ड करते हैं, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड करने का मतलब कार्बन कितने हैं 2, तो C के साथ 2 लिखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 4, 3 ये और एक एंड में, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये बन जाएगा C2H4O2। तो अभी 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा CH2O, ठीक है। आई होप के समझ में आ गई होगी बात। तो ये ब्लैंक्स में आता है, जैसे कि द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डैश, या द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज डैश, या इस तरह से भी आ सकता है द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज डैश। तो फार्मूला अगर आएगा तो ये मॉलिकुलर फार्मूला लिखेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला जब भी होगा एम्पेरिकल मेंशन्ड होगा, और मॉलिकुलर फार्मूला में अगर फार्मूला पूछें या केमिकल फार्मूला पूछें तो मॉलिकुलर फार्मूला ही होता है वो, ठीक। उसके बाद ये एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। देखिए मैंने अभी आपको लास्ट टाइम वो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसका एटम का, उसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में एक ब्रीफ सी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी थी। तो फिर मैं दोबारा से उसको रिपीट करती हूँ कि एटॉमिक नंबर बेसिकली जो एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम कहते हैं
कि बोरॉन का जो है यानी बी का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होंगे और प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, मगर क्वांटिटी वाइज वो दोनों सेम होंगे। अच्छा, और एटॉमिक मास मैंने क्या कहा था कि एटॉमिक मास बेसिकली किसी भी एटम के बीच में उसका मास होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को जब हम सम अप करते हैं यानी प्लस करते हैं तो हमारे पास उस एटम का एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। तो इसको रीड कर लेते हैं। द एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या है? जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं किसी भी एलिमेंट में, एलिमेंट के, वो उसका एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, सिर्फ साइन वाइज वो डिफरेंट होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, ठीक है, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं वो सेम होते हैं। अब ये देखें एग्जाम्पल के तौर पे बताया, फॉर एग्जाम्पल इन ऑल ऑक्सीजन एटम्स, जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स होंगे हैव 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 8, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, ठीक है। ड्यू टू इट, अब यहाँ के देखें मेंशन भी कर दिया ना, ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर इज़ 8। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, तो Z इज़ इक्वल्स टू 8 कह दिया। Z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल को, ठीक है, किस चीज़ के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एटॉमिक नंबर के। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर हो गया, समझ में आ गया। अब हम आते हैं एटॉमिक मास के ऊपर। द एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बीच में है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनका जब हम सम करेंगे, उनको प्लस करेंगे, तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन से सिंबल से? ए से। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? Z से। और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ए से। एंड कैलकुलेटेड बाय, अगर अगर हमसे कोई कहता है कि हम एटॉमिक मास हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस, एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ये, ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो वेयर n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एटम हैव 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज, अब हमारे पास जो है नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन का जो वो होता है एटॉमिक नंबर वो 7 होता है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का मतलब इसके 7 है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, न्यूट्रॉन होगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होता है ना वो एटॉमिक मास होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों तो 7 होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होंगे क्योंकि प्रोटॉन 7 है, मगर जो मास होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम अप होता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना था कि हैव 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले के हिसाब से पहले हम प्रोटॉन्स पुट कर देंगे फिर हम न्यूट्रॉन्स पुट कर देंगे, तो इसका मतलब इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। अब देखें ये क्वेश्चन ना पेपर में आता है, किस तरीके से आता है कि एग्जाम्पल नंबर 1.1 में है, इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। कह रहे हैं कोई भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, तो गिवन जो चीज़ हमें दी हुई है डाटा में वो क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, और हमें रिक्वायर्ड क्या फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एटॉमिक नंबर यानी Z और एटॉमिक मास यानी A, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे कि A इज इक्वल्स टू Z प्लस N।
अच्छा, फिर एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी एटॉमिक नंबर के लिए कि एज वी नो एटॉमिक नंबर z इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू दिस। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो z है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो इसी वजह से जो है वो यानी कि जो z यानी एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें नोन है 11 है, गिवन है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना बन गया 11। अब हमारे पास देखें एटॉमिक मास मालूम करना है ना, तो हमारे पास अब z भी आ गया, z 11 है और हमारे पास n तो पहले से डाटा में गिवन था, तो हम z की जगह z की वैल्यू पुट कर देंगे 11 प्लस n की जगह n की वैल्यू पुट कर देंगे 12 और फिर हम इसका एटॉमिक मास निकाल देंगे 23। ठीक है, A इज इक्वल्स टू 23। एग्जाम्पल नंबर 2 है यानी 1.2, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए, यानी अब देखें एटॉमिक मास गिवन है, एंड जेड एटॉमिक नंबर है ये जेड 20। अब क्या करना है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है, अब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम गिवन लिख लेंगे डाटा में कि हमारे पास एटॉमिक मास यानी ए इज़ इक्वल्स टू 40 एंड एटॉमिक नंबर यानी z इज़ इक्वल्स टू 20। ये तो गिवन था। फाइंड क्या करना है, क्या चीज़ मालूम करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करना है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम रिक्वायर्ड में इसको लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें ये बात पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो वही नंबर उसके एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है ना, तो अब एटॉमिक नंबर 20 दिया है तो इट मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम करना है, तो देखें फॉर्मूला था ना हमारे पास A इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, तो अब क्या करना है, हमें A तो मालूम नहीं करना ना Z मालूम करना है, अब हमें N मालूम करना है। तो एक चीज़ जहन में रखा करें कि जिस चीज़ को मालूम करना होता है ना उस चीज़ को हम अकेला कर लेते हैं। ठीक है, अकेला करने का मतलब जो भी इसके साथ चीज़ लिखी होती है उसको उसके पास से हटा देते हैं। अब A इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन था ना, एन मालूम करना है तो जेड को हम हटा देंगे। अब देखें जेड जो है वो इज इक्वल्स टू के इधर है और प्लस की साइन के साथ है, जब वो इज इक्वल्स टू के उस साइड पे जाएगा तो वो माइनस की साइन के साथ आ जाएगा और ए के बाद लिखा जाएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें 40, जेड की जगह जेड की वैल्यू पुट कर दें 20, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए 20। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल्स थे। उसके बाद ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ होती है और फार्मूला मास क्या होती है। ठीक, द मॉलिक्यूलर मास, अच्छा मॉलिक्यूलर मास पहले मैं वर्बली बता देती हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, ठीक है, उसका जब हम उन नंबर ऑफ़ एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब हम प्लस करते हैं, सम अप करते हैं, तो जो मास आता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the atoms present in one molecule of a substance. For example, molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU। अब 44 कैसे आया, देखें कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, एटॉमिक नंबर तो इसका 6 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16। अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2, तो 16 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 टू ज़ा 32 और 32 में जब हम ये ऐड करेंगे 12 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44। और AMU क्या चीज़ है, एटॉमिक मास यूनिट। H2O 18 AMU कैसे आया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर 2, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 प्लस 16 18 AMU। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1.3 में कह रहे हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है ये। अब देखें HNO3 का मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम करना है, तो जो चीज़ हमें गिवन है, जो चीज़ हमें पता है वो क्या है, एटॉमिक मास हमें पता है हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का हमें पता है कितना होता है 14, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू
एटॉमिक मास ऑफ H यानी हाइड्रोजन का, प्लस अब देखें जो भी जिसका भी एटॉमिक मास लिखे ना उसके आगे उसका नंबर ऑफ एटम्स भी लिख दिया। अब देखें HNO3 में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के ब्रैकेट से पहले हम 1 लिख देंगे, प्लस नाइट्रोजन के कितने एटम्स है 1, तो इसके नाइट्रोजन के ब्रैकेट के आगे 1 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 16, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 16 इसका एटॉमिक वेट है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 3, तो 3 लिख के एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, 1 1 ज़ा 1 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है 1 1 ज़ा 1 आ गया, और ये 1 14 ज़ा 14 आ गया, और 16 इसका ऑक्सीजन का होता है, तो 3 16 ज़ा 48 आ गया। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 63 AMU, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला मास। द आयोनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फॉर्मूला यूनिट्स। कह रहे हैं जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला यूनिट से, ठीक है। अब डायमेंशनल का मतलब जैसे डायमेंशंस XYZ होते हैं ना उसको कह रहे हैं, जैसे क्यूब की शक्ल में है इस तरह से। और आयनिक कंपाउंड्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कंपाउंड्स जो कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मैंने उसको अच्छी तरह समझा भी दिया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, और जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स जो कि आयोनिक होते हैं और वो सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं यानी क्यूब की शक्ल में होते हैं, तो उसको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सच केसेस फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स इन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस। वही सेम चीज़ है कि उस जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर सारे एटम्स के वेट लिख के उसको प्लस कर दिया था, इसी तरह इसमें भी यही करना है, जितने एटम हैं उन सब के मासेस को लिख के उनको सम अप कर देना है, ठीक है। फार्मूला मास, अच्छा फॉर एग्जांपल फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5। कैसे? सोडियम यानी Na और क्लोराइड जो है वो Cl। अब सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है ना, एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, एटॉमिक वेट इसका 23 होता है। और क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर तो हमारे पास 17 होता है, और जो इसका वेट होता है 35.5 होता है। जब 35.5 को 23 में हम ऐड करेंगे तो 58.5 AMU आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल नंबर 1.4 है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखें ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, जो हमारा चैप्टर 1 का जो पार्ट 3 था उसके अंदर मैंने बताया था कि ये Al के साथ जो नीचे 2 है वो क्यों आया है और सल्फेट के साथ जो 3 है वो क्यों आया है। तो Al यानी एल्यूमिनियम का की जो वैलेंसी है ना यहाँ पे +3 है और सल्फेट की वैलेंसी -2 है, तो ये दोनों कट नहीं रहे ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सल्फेट का 2 एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी +3 थी वो सल्फेट के पास चल जाएगा, यूँ ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला मास निकालना है, बिल्कुल जस्ट लाइक सिमिलर प्रोसीजर है जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है कि इसमें भी हम क्या करेंगे, सारे एटॉमिक मासेस लिख देंगे, पहले एल्यूमिनियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद ये हमें गिवन था, रिक्वायर्ड क्या है, फार्मूला मास ऑफ Al2SO3, ये हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में अब हम सबसे पहले एल्यूमिनियम का लिखेंगे 26.98। अब देखें एल्यूमिनियम के कितने एटम है, Al के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट के आगे 2 लिख देंगे, ठीक, बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर उसके बाद सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है 32। अब यहाँ पे देखें सल्फर कितने हैं, अब ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो ये ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है ब्रैकेट के बाहर का जो 3 है ना, ये सल्फ़र के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। अब सल्फ़र के साथ भी होने का मतलब सल्फ़र की तो अभी ब्रैकेट के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा है, तो 1 3 सा 3 हो गए, तो इसका मतलब सल्फ़र के जो एटम्स हैं वो 3 बनेंगे, तो 3 और ब्रैकेट में 32 हमने लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन देखें ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर 4 था
और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12। अब 12 लिख के ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हम 16 लिख देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर्स जो आएंगे वो लिख के उनको सम अप कर देंगे, तो 342.14 AMU आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, टेस्ट योर सेल्फ, हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा अच्छे से, आप आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है। वाई फार्मूला मास एंड मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड सेपरेटली वाइल प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन इज सेम। कह रहे हैं कि फार्मूला मास और मॉलिकुलर मास को हम क्यों अलग अलग जो है सेपरेटली जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जबकि प्रोसेस जो है कैलकुलेशन का सेम है। इस वजह से क्योंकि जो फार्मूला मास होता है वो आयनिक कंपाउंड्स का होता है, जो कि 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, और मॉलिकुलर मास किसी का भी हो जाता है। ठीक है ना। अब ये है हमारे पास केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं अभी।